हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने आप को सेफ रखिए, अपना ख्याल रखिए और आपकी पढ़ाई को भी जारी रखिए साथ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम लोग मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है। अगर आप कोई भी साल, कोई भी ईयर का आप पेपर देखें तो एक क्वेश्चन मिनिमम है, और थ्योरेटिकल होता है प्योर, ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, पंगेबाजी नहीं है, फ्री फंड के 4 नंबर हैं आपके। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बार बार हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, जब भी वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाई करिए, आइसोलेट बैठिए, डिसिप्लिन होकर के बैठिए, बिल्कुल वैसे बैठिए जैसे आप क्लास में बैठे, तभी आपको इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और भाइयों बहनों, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात करें कि मैग्नेटिज्म क्या है। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमेनॉन, एक घटना, एक प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रभावित होना। टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड टू बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुणधर्म है, ये जो प्रोसेस है, ये जो घटना है, इसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको आज शुरुआत में बताया कि हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने ऑब्जर्व किया होगा बचपन में भी और अभी भी आप देखते होंगे कि अगर आप जैसे एक मैग्नेट लीजिए और जाइए, लोहा है, लोहे के पास ऐसे कराएंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन लकड़ी के पास नहीं, प्लास्टिक नहीं चिपकेगा। यानी कुछ ऐसे मैटर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। सवाल उठता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेटिज्म है, अलग अलग मैटर में सबसे क्यों होता, अलग अलग तरह का क्यों होता है? दूसरी बात, ये मैग्नेटिज्म किसी मैटर में आया कहां से? यानी मैं सबसे पहले आपसे बात करने वाला हूं, मेरा प्राइमरी क्वेश्चन आपसे है, रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या चीज है? रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। राइट। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब कितने तरह से अलग अलग मैटर, मैग्नेटिज्म इन मैटर, जो मैटर है वो कितने अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। हम उनको क्लासिफाई करेंगे, हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, उनके बर्ताव, उनके बिहेवियर के आधार पे, यानी उनकी मैग्नेटिज्म के आधार पे किस तरह का क्या मैग्नेटिज्म है, हम उसके आधार पे उसे क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। ठीक, सबसे पहला। आइए इस सवाल को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जो भी कोई मैटर है वो मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एटम या मॉलिक्यूल कह लो, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम कह लो या फिर मॉलिक्यूल कह लो। जो मैटर है दैट इज मेडअप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये बात आप जानते हैं। आइए हम थोड़ा सा एक एटम के बारे में बात करते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम है, उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घूम रहा होगा। आइए अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मूव कर रहा होता है। बाकी जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है हम उसको ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान लेते हैं। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा होता है। और भाइयों बहनों, इसके पास ना 2 तरह का मोशन होता है, आप जानते होंगे। एक तो ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक। दूसरा, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा होता है। पता होगा, आप लोग को पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर।
तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो तरह से मोशन करता है, पहला ऑर्बिट में घूम रहा है और दूसरा अपने एक्सिस पे भी स्पिनिंग कर रहा होता है। अच्छी बात है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर चार्ज मूव करता है, क्या चार्ज मूव करता है, तो वो करंट का फॉर्मेशन करता है, और अगर कहीं पर करंट है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। इसका मतलब इसके दो मोशन की वजह से, इनके दोनों मोशन की वजह से, ऑर्बिटल में घूमने की वजह से और स्पिनिंग की वजह से, कौन कौन मोशन है समझिएगा। सबसे पहले है रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, सही बात है। और भाई और बहनों कौन सा है, स्पिनिंग ऑन एक्सिस, स्पिनिंग ऑन एक्सिस। इन दोनों की वजह से, मोशन की वजह से जाहिर सी बात है करंट बनेगी। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो जरा इमेजिन करके देखिए, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट इज जस्ट लाइक करंट कैरिंग कॉइल ना। अरे यार एक कॉइल मानो, उसमें करंट बह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऑर्बिट इज जस्ट लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल। स्पिनिंग की वजह से भी करंट बनती है। आप कहेंगे जी स्पिनिंग की वजह से करंट कैसे बन जाती है, आइए थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा उसका एक्सिस, और ये उसके निगेटिव चार्ज है बिखरे पड़े। हालांकि चार्ज तो बहुत कम होता है लेकिन बिखरा है। अब ये जब घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि ये चार्ज भी घूमेंगे, और इन चार्ज के घूमने की वजह से करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाइयों बहनों, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये दोनों मूवमेंट करंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। होगी कि नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं हर एटम इलेक्ट्रॉन के मोशन की, ध्यान से सुनो, हर एटम इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। यानी हर एटम को हम एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल बनाने वाला कौन है, रिवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस एंड स्पिनिंग ऑन एक्सिस। समझ में आ गया। इन दोनों मोशन की वजह से करंट बनेगी, और करंट इज द माई बाप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले वाले चैप्टर में आपसे चर्चा करा है। तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन का मोशन मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कराने के लिए, अगर एटम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रभावित भी हो जाएगा। यानी कि हम ये बात समझ में आई कि मैग्नेटिज्म का जो गुणधर्म होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इन एनी मैटर कम्स ड्यू टू these two मोशंस। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया सबके पास एटम होता है, सबके पास एक जैसा एटम होता है, सब फिर ऐसा क्यों होता है कि सब अलग अलग बर्ताव करते हैं। अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन याद रखिए, एटॉमिक मैग्नेट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। किसी भी मैटर के अंदर मैग्नेटिज्म क्या, वजह क्या है, वजह है एटम का मैग्नेट की तरह बर्ताव करना। और बर्ताव क्यों करना, इन दोनों की वजह से। हम लोग इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, स्पिनिंग की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे भाइयों बहनों। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्पिनिंग वाले मोशन को समझना चाहते हैं तो वहां आपको क्वांटम फिजिक्स समझनी पड़ेगी, और क्वांटम फिजिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी पढ़ाई से पढ़े हैं जब ग्रेजुएशन वगैरह में होता है, लेकिन आपको नीट का एग्जाम देना है तो इट डजंट मैटर। हम लोग ज्यादातर बात करने वाले हैं रिवोल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, यानी इस मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है। भाई इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है। यानी इन दोनों की वजह से एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट आता है,
ऑर्बिटल घूमने की वजह से, ऑर्बिटल में घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है आपके? रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ओ कर लो, हालांकि म्यू ओ ठीक है, जैसे कर लो, ऑर्बिटल में ओ कर लो, ऑर्बिटल है ये, म्यू नॉट वाला परमेबिलिटी वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होना यार, ये म्यू नॉट परमेबिलिटी नहीं, ये मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल। आप चाहो तो इसको ऐसे ना लिख करके म्यू ना लिखो, गलत फैमिली का शिकार हो जाओगे, एमओ लिख लो। एम हम लोग लिखते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक। और जो स्पिनिंग की वजह से डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। समझ में आ रही है बात? इसको एमएस लिखते हैं। तो इसका मतलब हर एटम के पास दो दो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक बात है। मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग ज्यादातर चर्चा इसके बारे में करने वाले हैं। इसके बारे में करने के लिए हमको क्वांटम फिजिक्स जानना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रफली इन दोनों की वैल्यू लिख दे रहा हूं। ये वैल्यू लिखी हुई नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। देखो, अगर आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट लेते हो तो इसकी वैल्यू आती है -e में 2m इंटू में LO। यहां पर E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और LO क्या है? घूमने की वजह से एंगुलर मोमेंटम, राइट। और माइनस साइन बताता है कि ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है। अगर आप स्पिन की बात करते हो, तो स्पिन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी, उसकी वैल्यू आती है भाई और बहनों -e में m इंटू में LS, राइट। अगेन LS क्या है? स्पिनिंग की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है, स्पिनिंग की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है। और निगेटिव साइन अगेन बताता है कि MS इज अपोजिट टू LS। ये आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा है ये बात, आप चाहो तो इसे अपनी नोट्स में फटाक से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो, राइट। यस, चलो क्लियर है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जिक्र करने वाले हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय MO। मैं MO लिख दे रहा हूं, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलो आइए, यहां पर क्या है कि न्यूक्लियस है, ठीक है भाइयों बहनों, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक। जिस रेडियस में घूम रहा है उसका रेडियस हमने R कर दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है और इसका मास M है, ठीक बात है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, रिवोल्यूशन कर रहा है ना, घूम रहा है ना, घूमने की वजह से सोचो क्या ये एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है? करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव कर रहा है तो जो एंगुलर मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आती है? याद करो, करंट कैरिंग कॉइल का NIA, यही तो आती थी, NIA, ठीक, यही आती थी। आओ NIA में I और सब निकालते हैं। सबसे पहले I निकालते हैं। अगर आप I निकालने जाओगे तो I बराबर क्या आएगा? E में T। कैसे? अगर आप किस ऑर्बिट के किसी भी जगह पर बैठे हुए हो
तो एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज गुजरेगा, ई। अरे यार चार्ज ई ही तो होता है इसका। एक टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर वाला टाइम। एक टाइम पीरियड में कितना गुजरेगा, ई, तो ई बाई टी हो गया। और टी क्या होता है, ई बाई में 2 पाई आर बाई में वी होता है। इसको उठा करके यहां डाल देंगे, ई वी बाई में 2 पाई आर। सही जा रहे हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं है। आओ हम बढ़ते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो एमओ की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, जरा सोचो। एन तो 1 हो गया, अरे नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही हो गया ना, एक ही तो ऑर्बिट है। आई कितना आ गया, ईवी बाई में 2 पाई आर, और इनटू में एरिया, इसका एरिया क्या आएगा इस ऑर्बिट का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई चुका दिया और एक आर से आर कैंसिल। तो और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ई वी आर बाई में 2। ठीक, वैल्यू निकाल रही है, ध्यान समझिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा mvr। आएगा कि नहीं आएगा, अरे mvd होता है, mvr आएगा। तो यहां से vr बराबर में क्या हो जाएगा, बोलो, एलो बाई में m आएगा कि नहीं आएगा, एलो बाई में m। और उठा के अगर यहां छाप दो इस vr की जगह पे, इस vr की जगह हटा दो, तो e बाई में 2 और एलो बाई में m। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वैल्यू लिखी थी आपके सामने। ये जो वैल्यू होती है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये एलो के अपोजिट होता है। कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको, समझिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, आउटवर्ड। यानी अगर मैं यहां पर आपके सामने एलओ का डायरेक्शन लिखूं, तो एलओ का डायरेक्शन क्या आने वाला है, आउटवर्ड आने वाला है। कोई दर्द नहीं, ये देखो। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऐसे घूमने की वजह से जो करंट बनेगी वो यूं बनेगी। अरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट बनेगी ना, तो करंट बनेगी यूं, और करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। यानी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर मिलने वाला है, यानी एमओ विल बी इनसाइड। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये है एलओ का डायरेक्शन और करंट यूं बनी तो एमओ का डायरेक्शन अंदर। तो एमओ का डायरेक्शन एलओ के अपोजिट होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्या हम कहानी को और आगे बढ़ाएं, हम बोहर की थ्योरी को यहां लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, अगर आप बोहर्स थ्योरी की बात करेंगे, राइट, बोहर थ्योरी की बात करेंगे, तो बोहर थ्योरी के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक, या मैं डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम लिख दे रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई के। याद आ रहा है, जहां पर n 1 2 3 ये सब होता है और h प्लैंक कांस्टेंट है। तो आप देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e बाई में 2m इनटू में nh बाई में 2 पाई। ठीक, यहां से अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो ये आ जाएगा n e h बाई में 4 पाई m। ठीक, ये है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। कौन सी है मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल वाली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बात ध्यान रखना। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें कि इस मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बातचीत करें, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, भाई यहां पर बाकी सारा मसाला देखो कांस्टेंट है, ये सारा मसाला देखो कांस्टेंट है, देखो e भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। बदलेबल है तो कौन बदलेबल है, n। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी मिनिमम। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी ई एच बाई में 4 पाई m।
और इस मिनिमम वैल्यू को हम कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन, राइट? बोहर मैग्नेटॉन कहलाता है। समझ में आ गया आपके? तो मैंने आपको एटॉमिक मैग्नेट के बारे में बताया और एटॉमिक मैग्नेट में जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसका कैलकुलेशन किया। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, मॉड्यूल में लिखा हुआ है वैसे, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा अलग मैंने कैलकुलेशन किया है मॉड्यूल से। आइए मॉड्यूल में इसी चीज को देख लेते हैं, थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाएगी। ये देखो आपके सामने है, ईच एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट न्यूक्लियस एंड स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस। मैंने जैसा बताया आपको, द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक, अब हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे पैदा होगी, खैर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ कैलकुलेशन किया हुआ है। ये करंट कैरिंग कॉइल है भाई और बहनों, तो B की वैल्यू कितनी होती है? म्यू 0 Ni/2r। सेंटर पे कितनी होती है? म्यू 0 N/2r। I की वैल्यू मैंने आपके सामने निकलवाई थी, बोलो हाँ या ना। यहां पर म्यू 0 रहने दो, N की वैल्यू 1, I की वैल्यू ये रखो और ये 2r, तो B की वैल्यू ये आ जाती है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है लेकिन ये यहां किया हुआ है। तो R² बराबर μ0/4π EV/B। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना एक बार नीट में पूछा गया है, ये एक क्वेश्चन है, एक तरह से समझ लो। पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन R रेडियस में घूम रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B पैदा कर रहा है, तो R किसके प्रोपोर्शनल है? तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फार्मूला पढ़े होते हैं R बराबर mv/qb, उसमें धड़ से मार दिया R प्रोपोर्शनल टू v/b, जबकि ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था R बराबर mv/qb, ये फार्मूला किसका था? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आता है। यहां यह मामला है कि इस चार्ज के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो चार्ज घूमा तो मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा होगा, करंट की वैल्यू ये है, उठा के टीपा, B ये आ गया, यहां से R² बराबर फला हो गया, R प्रोपोर्शनल टू ये हो गया। ठीक, इसका कोई खास लेना देना नहीं है हमारे मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑर्बिटल, यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये, ठीक है, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, दैट इज इक्वल टू NIA, और जो मैंने कैलकुलेशन किया सारा कैलकुलेशन वही है ना, जो मैंने अभी कराया आपको, नीचे आ गया ये NEH/, और जो मिनिमम वैल्यू आई थी उसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर है? ये बात आपके समझ में आई होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई भाइयों और बहनों कि हर एटम इज लाइक अ मैग्नेट, ईच एटम बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। लेकिन अगर आप अलग अलग मैटर को देखोगे, अलग अलग मैटर के बारे में स्टडी करोगे, तो आप देखोगे बावजूद इसके कि सारे मैटर एटम से मिलके बने हुए, सारे मैटर के पास इसी तरह की चीजें मौजूद होगी, लेकिन फिर भी उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर अलग अलग आता है। जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो अलग अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। बिहेवियर के आधार पे 3 तरह के मटेरियल होते हैं। बिहेवियर क्या? सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिज्म है खास किस्म का जिसे हम डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। एक मैग्नेटिज्म है जिसे पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, राइट। एक और मैग्नेटिज्म है जिसे आप फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी जितने भी मटेरियल्स मौजूद हैं, अगर आप उनको मैग्नेटिक बिहेवियर की आधार पे देखें, जब मैं मैग्नेटिक बिहेवियर बोलता हूं ना, तो आप ये समझिए जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं या हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कराने की कोशिश करते हैं, अगर हम
उसके आधार पे देखें तो ये 3 कैटेगरी के मटेरियल मिलते हैं। अब एक बिगेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि भाई इन तीनों में फर्क क्या है और फर्क क्यों है? फर्क क्या है और फर्क क्यों है? व्हाट आर द डिफरेंसेस? इनकी कैटेगरिटी, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे हम लोगों ने कर दिया है? क्या बेस है, क्या आधार है कि वी हैव क्लासिफाइड डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, और इनके रीजन को भी समझना है हमको। ठीक, तो आइए हम इनके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। किस आधार पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं और क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ है, वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। अब क्लासिफिकेशन अगर करना है तो हमें कोई भी मैटर है, एक्स वाई जेड, कोई भी मैटर है, ये कोई क्रिस्टल है, इसे हमें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालना होगा। किसमें डालना पड़ेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने क्या किया कि एक सॉलिनॉइड ले लिया। क्या ले लिया? सॉलिनॉइड ले लिया, और सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करा दिया आपने, करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट की वजह से भाई और बहनों यहां पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। ठीक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी भाई और बहनों, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, बी नॉट, जो कि इस सोलेनॉइड द्वारा पैदा की गई है। इस तरह के एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे? मैटर को रखेंगे, और रखने के बाद ये देखेंगे कि इसके अंदर इसका बर्ताव कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैटर को रख करके, किसी मैटर को रखते हैं, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि उसका बर्ताव कैसा है। अच्छा, एक बात समझिए, हमने ये जो क्रिस्टल उठाया है, इस क्रिस्टल में हमने ये मान लिया है कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0। आप कहेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे 0 हो गया? अरे भैया, एटम होंगे, राइट, एटम होंगे, उन सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ऐसा रैंडमाइज है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 0 है। जैसे मान लीजिए ये पेन आपके सामने, क्या ये पेन मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है? नहीं पैदा कर रही है। भाई मैटर की तो बनी हुई है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा कर रही। इसका मतलब इसके पास जितने भी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, सभी का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही होती, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो हमने कोई क्रिस्टल लिया, हमने कोई पीस लिया और उसको रखा, ये अनमैग्नेटाइज्ड है, इसके पास किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। क्लियर? नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। अब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रख करके एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट को डेवलप कराने की कोशिश करने जा रहे हैं। क्लियर है? राइट? समझ में आ रहा है? इस घटना को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन करना। क्या कहता है? मैग्नेटाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम करने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वी आर गोइंग टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, अ पीस, अ क्रिस्टल with the help of external magnetic field. external magnetic field की वजह के दम पे हम किसी भी क्रिस्टल को मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं। अब जब आप मैग्नेटाइज करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटाइजेशन के दौरान क्या हो रहा है, क्या कौन
कोई एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से कैसे अलग है, क्या ऐसी बात है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो कुछ टर्म है, वो टर्म मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और उसी टर्म के आधार पे हम क्लासिफिकेशन, जैसे आप लोग बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं ना, स्पीशीज तो फाइलम, तो क्या वो सारे टर्म का एक मतलब होता है, और टर्म बता दोगे किसी का तो आप समझ जाओगे अच्छा इसके अंदर ये गुण होगा। तो पहले हम टर्म सीखने जा रहे हैं, द टर्म्स रिलेटेड विद मैग्नेटाइजेशन। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टर्म, राइट। चलिए आइए, बहुत मन से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जबरदस्त टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं और टर्म इधर लिखते हैं, ठीक है। आओ, बढ़िया बात है। सबसे पहला टर्म है जो आपको यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिर्फ इसे मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, या इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सिर्फ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, आई। अच्छा, क्या होता है सुनिएगा। जब किसी भी मैटर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो होता क्या है, समझिएगा। होता यह है कि इसमें जो एटॉमिक मैग्नेट्स है ना, एटॉमिक मैग्नेट्स जो मौजूद हैं, उन एटॉमिक मैग्नेट्स का अलाइनमेंट शुरू होता है। उन एटॉमिक मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शुरू होता है, और इफेक्ट की वजह से दो तीन चीजें होती हैं। दो चीजें पहले समझ लो। पहली बात, एक इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। अब जब आप ऐसा पाया गया कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हुआ, या तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में डेवलप हुआ, या फिर हम एक जगह और डेवलप कराते हैं। देखो, ये मैटर ले लो है, और ये सोलेनॉइड ले लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड ले लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हैं आप। ये देखो, तो ऐसा पाया गया भाइयों और बहनों, ऐसा पाया गया कि मैग्नेटिक मोमेंट या तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में डेवलप हुआ है, या एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डेवलप हुआ है, राइट। ऐसा पाया गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, लेकिन या तो फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट, ऐसा पाया गया। आप कहेंगे इसमें क्यों ऐसा है, अरे ये अभी मैं बताऊंगा आपको, क्यों का रीजन अभी मैं बताऊंगा, क्या क्या है ये बता दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे डेवलप हो जाता, कुछ में इधर कुछ में इधर, राइट, कुछ में अपोजिट कुछ में उसी डायरेक्शन में। इस मैग्नेटिक मोमेंट के डेवलप होने की वजह से हम मान सकते हैं कि ये क्रिस्टल भी अब मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लायक हो गया है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लायक हो गया है भाइयों और बहनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिसे हम बी इंड्यूस्ड कहेंगे। यहां पर बी इंड्यूस्ड कहलाएगा, उल्टा करेगा इसमें, सॉरी, इधर करेगा, है ना, बी इंड्यूस्ड। यानी अगर इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लायक हो जाएगा। मैं यहां पर आपको बताता हूं, दो तीन टर्म यहां पर और नए आपको बताता हूं। सबसे पहला टर्म है बीओ, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड समझिएगा। और आएगा बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड है मैटर के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं इस मैटर की वजह से पैदा होने वाला फील्ड है। इस मैटर को जब आप मैग्नेटाइज करोगे उसकी वजह से पैदा होने वाला फील्ड है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम है, बीओ प्लस में बी इंड्यूस्ड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। ठीक, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड में घट जाएगा क्योंकि अपोजिट है और उस वाले में जुड़ जाएगा। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूं कि कुछ में सेम में होता है, कुछ में अपोजिट में होता है। क्यों होता है, किस में सेम में होता है, किस में अपोजिट में होता है, वो सब हम बाद में करेंगे। बट ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन इट इज ऑब्जर्व कि ऐसा होता है। तो मैंने आपको BO की बी नॉट बता दिया। BO क्या है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। बी इंड्यूस क्या है, जो इस मैटर के अंदर मैग्नेटाइजेशन आने की वजह से फील्ड पैदा हो रही है। और बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नाम का टर्म बता रहा हूं। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या चीज होती है, जब आप किसी मैटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और रख करके उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, अब हर जगह अलाइनमेंट हुआ और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में भी हो सकता, अपोजिट भी हो सकता। आप इस क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम लीजिए, क्या लीजिए, क्रिस्टल का यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक मोमेंट कौन इंड्यूस कराया है, ये हरा वाला एक्सटर्नल फील्ड। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है हम उसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। यानी कि अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करना है तो इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ बाय में वॉल्यूम, बाय में वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, क्रिस्टल का वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ। अब मैं आपको थोड़ा फील कराता हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को फील करना है तो आप ऐसे फील करिए कि जिस मैटर का आई ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा तगड़ा मैग्नेट बन गया है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करने के लायक बन चुका है, ज्यादा एम आ गया है यूनिट वॉल्यूम में उसके पास ज्यादा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप समझ रहे होंगे, क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। तीसरी बात मैं करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी भाई और बहनों, इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर और नीचे होती है मीटर क्यूब। तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, एम्पियर पर मीटर। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। आई होप आप लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को समझ रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात और आपको क्लियर हो गई होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है ये क्रिस्टल, ये इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है मटेरियल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है। भाई और बहनों, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यानी बी इंड्यूस की जो वैल्यू आती है या बी इंड्यूस जो है दैट इज डायरेक्ट इक्वल टू आएगा म्यू इंटू में आई। क्या आएगा, म्यू इंटू में आई। समझ में आ रहा है, म्यू इंटू में आई का मतलब म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ दिस मैटर। अभी इसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, परमिएबिलिटी का जिक्र करूंगा, डोंट वरी, राइट। तो फिलहाल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके पल्ले पड़ गया होगा, कितना इंड्यूस हुआ। आइए हम इस टॉपिक को मॉड्यूल में भी देखते चले ताकि थोड़ा
हौसला मिलता रहे। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड, इसमें सबसे पहले ये दिया है, मैं दूसरे नंबर वाला मैंने पहले बता दिया, कोई इश्यू की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो यही है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। When a magnetic material is placed in magnetizing field, then induced dipole moment per unit volume of that material is known as intensity of magnetization. I is equal to m by v, और वो सॉरी I is equal to m by v, और m की वैल्यू यहाँ पर यूनिट निकाला है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, जब आप मैग्नेटाइज करने जाते हो, जब आप मैग्नेटाइज करने जाते हो, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब आप मैग्नेटाइज करने जाते हो तो एक सिंपल सी बात है कि ये एक्सटर्नल फील्ड है जो इसको मैग्नेटाइज करता है, राइट? थोड़ा सा इसको अलग तरीके से मैं समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक्सटर्नल फील्ड है वो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है, और उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया, इंड्यूस हो गया, जिसका नाम हमने एम रख दिया है। भाई, ये जो सोलेनॉइड है, इसका भी तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो इसको मैग्नेटाइज कर रहा है। समझिएगा, एक्सटर्नल फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। समझ में आया ये बात? भाई, फील्ड है वो जिम्मेदार है, लेकिन फील्ड की मैं एक हम लोग यहां पर नया वेक्टर है, नया क्वांटिटी जिसे डेवलप करने जा रहे हैं, वो मैं पहले फील करा रहा हूं। ये क्वांटिटी जबरदस्ती की बनाई गई है। आप ऐसे समझ लो कि एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट जो एम को पैदा कराने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, या आई या एम, जो भी कह लो। एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सटर्नल फील्ड का, इसका नहीं, मैटर का नहीं, बाहर का, बाहर वाले का, वो मैग्नेटिक मोमेंट जो मैटर को मैग्नेटाइज कराने के लिए जिम्मेदार है, हम उसको एक नया नाम देते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एक नाम है, एक नया वेक्टर हमने बनाया है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर इसी का नाम हमने एक बनाया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक, जिसका जिक्र आपके मॉड्यूल में आप देखेंगे तो सबसे पहले ही कर दिया गया है। ठीक है, ये सबसे पहले कर दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक, समझ में आ गया? अब ये मैग्नेटाइजिंग मतलब एक नया टर्म बनाया गया। अगर इसे फील करना है तो फील ऐसे कर लो कि एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट जो मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट को पैदा कराने के लिए जिम्मेदार है, एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पैदा कराने के लिए जिम्मेदार है, दैट इज एच। और एच को हम लोग, मैंने बताया कि नया वेक्टर है, तो एच इज इक्वल टू जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, बी बाई में म्यू नॉट
माइनस में आई के बराबर हो। अगर आपसे मैथमेटिकली पूछा जाए कि एच क्या है, तो हम कहेंगे कि भैया एच बराबर फलाना, बात खत्म। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी कहती है कि मैग्नेटाइजेशन के दौरान हमने एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है और उस वेक्टर की वैल्यू फला होती है, यही इसकी डिफिनीशन है। लेकिन आपको फील लाना है तो आप ये समझो कि एक्सटर्नल फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पैदा करने यानी आई को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये एक्सटर्नल है और ये जो पैदा हुआ वो है। समझ में आया? यानी इसकी प्रजाति और इसकी प्रजाति सेम है। भाई और बहनों, जो यूनिट आई की थी वही यूनिट एच की भी होगी, यानी आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर होने वाली है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एच को और एक तरीके से भी लिखा जा सकता है। एच कैन बी रिटन एज BO मतलब बाहर वाला, बाई में म्यू ओ, राइट? या तो B बाई म्यू नॉट माइनस में आई, या B नॉट बाई म्यू नॉट, एक्सटर्नल फील्ड बाई परमिबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर पैदा हुआ बाई में म्यू नॉट। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप, जहां तक ठीक है, क्लियर है? ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसके बारे में यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये सबसे पहले लिखा हुआ है, फील्ड इन विच मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उस फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एक नया टर्म है जिसे हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बाई में परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, आपको अगर H और I को समझना है तो सिंपल समझ लो, I कौन सा है, क्या है? वो मैग्नेटिक मोमेंट जो अंदर पर यूनिट वॉल्यूम पैदा हुआ, और H क्या है? जिसने पैदा कराया, पैदा ये कराने वाला और ये पैदा जो हुआ, इंड्यूस कराने वाला, इंड्यूस हुआ। सिंपल देसी बात समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले टर्म पे जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको यहीं पर बात कर लेता हूं मैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है? ये कुछ नहीं है, जो I है और जो H है उसका रेशियो है। आप ऐसे समझो, हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाए, लेकिन जितना आप लगाओगे उतना डेवलप नहीं होगा। तो जो डेवलप होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और जो लगाए हो उसका जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। I और H के रेशियो को ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए कि एक क्लास में एक टीचर क्या करता है, सारे बच्चों को पढ़ाता है। मान लीजिए एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर बैठा है और उसने कुछ बातें बताई। मान लीजिए 10 इंफॉर्मेशन डिलीवर करी, लेकिन 10 के 10 इंफॉर्मेशन सारे बच्चों को तक एक ही जैसे पहुंची ना। सब लोग क्लास में ही बैठे हैं, सारे बच्चों को 10 इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन 10 में से 10 इंफॉर्मेशन कौन एक्सेप्ट करके अपने अंदर समझ पाता है, कौन उसको अपने अंदर ला पाता है, ये डिपेंड करेगा उसकी ससेप्टिबिलिटी पर। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मैटर कितना ज्यादा तैयार है अपने आप को मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है ना? यानी कि अगर किसी की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा अपने अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को जन्म देगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड से कहेगा भैया तुम हमारे ऊपर बस हमारे फोन लगाओ, हम तैयार हैं मैग्नेटाइज होने के लिए।
जितना ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होने के लिए तैयार रहेगा, जितना कम ससेप्टिबिलिटी उतना मुश्किल से मैग्नेटाइज होने वाला है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी यह तय करती है कि कोई भी मटेरियल कितना आतुर है, कितना इंक्लाइंड है। जैसे अब भाई बच्चे बैठे हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो कौन स्टूडेंट किसी चीज को सीखने के लिए कितना तैयार है, वही उसकी ससेप्टिबिलिटी है, और वही उसके अंदर ज्ञान नॉलेज का वर्धन कराएगा, उसको इन्हेंस करेगा या कितना आएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक बात है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी के बाद है परमिएबिलिटी। अच्छा एक बात समझो, देखो यहां पर जो है, एक बात समझ लेना, मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखा था, यहां बीएम लिखा है, तो चाहो तो बीएम हटा दो, बी लिख लो, है ना, ये ज्यादा सही है, बीएम हटा दो, बी लिख दो। हाँ, अब ध्यान से समझोगे परमेबिलिटी क्या चीज होती है, यह समझिएगा। परमेबिलिटी को ऐसे समझिए, जैसे कोई मटेरियल है, वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है हमने, अपने से हो करके यानी अपने थ्रू कितना मैग्नेटिक लाइन को पास होने दे रहा है, कितने मैग्नेटिक लाइन को पेनिट्रेट होने दे रहा है, कितना ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर पेनिट्रेट होने दे रहा है, जाने दे रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक क्वांटिटी है जिसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कुछ नहीं होती है बल्कि जो मैग्नेटिक फील्ड नेट अंदर डेवलप हुई, राइट, बाई में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या उसको डायरेक्ट मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, उसके रेशियो के बराबर होती है। यानी म्यू इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ बी एंड एच। ठीक, अगर मैं बोलता हूं किसी की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? परमिएबिलिटी ज्यादा का मतलब, परमिएबिलिटी ज्यादा का मतलब वो अपने से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास होने दे रहा है। आप ऐसे समझ लो, एक स्टूडेंट है, राइट, और वो बैठा हुआ है, उसको 100 बातें बताई गई। कितनी बातें बताई गई? अब 100 बातों में वो 80 बातें ही सुनता है, सुन ही रहा है, इतनी बातें, 80 बातें सुनता है, बाकी को सुन ही नहीं रहा है, वो अपना मगन है, कभी फोन देख रहा है, व्हाट्सएप आया कि मेरा क्या आया, क्या, वो 100 बातों में 80 ही बातें सुन रहा है, यानी अपने से हो करके 80 बातें ही जाने दे रहा है। तो जितनी बातें जाने दे रहा है यही उसकी परमिएबिलिटी है। अब इन 80 बातों से तय थोड़ी हो जाएगा, इन 80 बातों से थोड़ी तय हो जाएगा कि ये कितना ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनने वाला, कितना अच्छा स्टूडेंट बनने वाला है। उसके बाद ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये सीखने के लिए कितना तैयार है, यानी ससेप्टिबिलिटी भी काउंट करेगी, परमिएबिलिटी भी काउंट करेगी, ससेप्टिबिलिटी भी काउंट करेगी। परमिएबिलिटी मतलब कितना लाइन अपने से होके जाने दिया, और ससेप्टिबिलिटी का मतलब कितना तैयार है अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को मैग्नेटाइज करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, दुनिया में बहुत से लोग सीख नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बदलने के लिए नहीं तैयार होते, वो उसी माइंडसेट में होते हैं और चाहते हैं कि हम चीजें हासिल कर ले। आपको बदलना पड़ेगा, जब आप बदलेंगे तभी होगा ऐसा। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी को आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, इसकी फिजिकल मीनिंग को समझ पा रहे होंगे कि क्या हो, यूनिट इसकी क्या होती है, वो सब। यहां जहां बीएम लिखा है ना, वो बी कर लेना चाहो तो, है ना, मैंने बी लिखा है, या तो बीएम ही हर जगह कर देना जहां जहां बी मिल जाए। ठीक, इसकी यूनिट होती है वेबर है, पर एम्पियर है, और ये सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट मैंने पहले ही बता दी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा। हेनरी एम्पियर होती है, और यही सब देखो, हेनरी एम्पियर होती है, वेबर को हेनरी एम्पियर लिखा जाता है, तो एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, हेनरी पर मीटर हो जाएगा। ये एच, ये वाला एच नहीं, ये हेनरी है भाई बहनों, याद रखना। ठीक, चलो, रिलेटिव परमिएबिलिटी एक नया टर्म है। ये क्या चीज होती है? किसी की भी परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, उसी को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। यानी बाहर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा अंदर हो से जाने दे रहा है,
उसी को रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये डायमेंशनलेस भी होगा और यूनिटलेस भी होगा। ठीक है, अब आइए यहां पर एक चीज और बताते हैं। मैंने आई बता दिया, एच बता दिया, सारी चीजें बता दी। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी में रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। देखो अभी अभी आपने पढ़ा H बराबर बी बाई में म्यू नॉट माइनस में आई। ठीक, एक काम करो, सबको H से भाग दे दो। दे दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। H बाई एच 1 हो गया। B बाई एच क्या होगा? अभी अभी आपने पढ़ा म्यू के बराबर होता है, बाई में म्यू नॉट माइनस में आई बाई एच का एम होता है। का एम यानी ससेप्टिबिलिटी के बराबर, आई और एच का रेशियो ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू बाई म्यू नॉट क्या कहलाता है? म्यू आर प्लस में का एम माइनस में का एम। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कितने के बराबर हो गई? 1 प्लस काई एम, या फिर काई एम किसके बराबर हो गया? म्यू आर माइनस 1। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक बात है, और ये आपको याद होना चाहिए, राइट? तो यहां पर हम लोग ने ये टर्म भी पढ़ लिया। अब आप जरा गौर करिएगा, हम लोगों ने कौन कौन से टर्म पढ़े? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहिए। ये वो इंटेंसिटी, वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है जो मैग्नेटाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है। वैल्यू इसके बराबर लिखी जाती है। इंटेंसिटी जो पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ससेप्टिबिलिटी आई और एच के रेशियो को कहते हैं। अच्छा, जो आई का होता है वही एच का होता है यूनिट। तो जो आई है और जो एच है, जब दोनों की यूनिट सेम है तो ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। परमिबिलिटी के बारे में मैंने बात कर दी। परमिबिलिटी क्या होता है? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है और एच का रेशियो होता है। और उसके बाद मैंने रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करी। रिलेटिव परमिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन के बारे में आपसे बात कर दिया। ठीक बात है, ये बात सबके समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अभी तक मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे 3 कैटेगरी बनाने वाले हैं। सही बात है ना? और उस कैटेगरी को समझने के लिए हम लोगों ने ये टर्म पढ़े, राइट? कौन कौन से टर्म? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये सारी बातों को समझ लिया। अब अलग अलग मैटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं बातों का हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम प्रयोग करेंगे और इन्हीं बातों से हम तीनों तरह के मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे भाई और बहनों। तीनों मटेरियल में सबसे पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिज्म है प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिज्म, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिज्म। तो आइए मैं इसको मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूं। पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट है, समझाऊंगा डिटेल में और आपको मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूं। जाहिर सी बात है, यहां पर रहा। कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल द सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी है, जितने भी सब्सटेंस हैं अगर आप सबको बांटना चाहें तो 3 कैटेगरी में बढ़ जाएगा। सबसे पहले बात मैं करने जा रहा हूं डायामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। क्लियर? अब समझिएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहली बात समझो, इसकी पहचान क्या है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। फील्ड लगाएंगे इधर तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा अपोजिट,
बड़ी कमाल की बात है। और इसकी एक खासियत, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आपके समझ में ये आएगा कि भाई इसमें अपोजिट में क्यों डेवलप हो गया, क्या ऐसा होता। आइए थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे चलते हैं, एटॉमिक लेवल पे चलते हैं, बात को समझते हैं। आइए जी समझते हैं। राइट, एक फिगर जो बनाया था अभी मैग्नेटाइजिंग वाला, ये देखो। अच्छा यहां ये बनाया था ना आपने। अगर आप इस तरह से किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। अब ऐसा क्यों है समझिएगा, थोड़ा समझिए। देखो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें भी करूंगा। जो डायामैग्नेटिज्म है ना, वो एक ऐसा मैग्नेटिज्म है जो सभी में पाया जाता है। और डायामैग्नेटिज्म का मतलब होता है विरोध करने का मैग्नेटिज्म, अपोज करने का मैग्नेटिज्म। एक्चुअली डायामैग्नेटिज्म का मतलब होता है टू अपोज, विरोध करना, टू अपोज, विरोध करना, विरोध करने का गुण। जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था इनर्शिया, फिजिकल इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी की भी पोजीशन चेंज करते, स्टेटस को चेंज करते हैं तो अपने अंदर होने वाले बदलाव का विरोध करता है। आगे चल करके हम लोग लेंज लॉ नाम का एक लॉ पढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी के अंदर करंट इंड्यूस करना चाहते हैं, कुछ इंड्यूस करना चाहते हैं, तो वो वजह का अपोज करता है, वजह का अपोज करता है। और अपोज करने का गुण, अगर आप किसी भी मैटर को जब मैग्नेटाइज करने जाओगे तो वो उस एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करेगा। किसी मैटर के अंदर अपोज करने का गुण जो होता है उसे हम डायामैग्नेटिज्म ही कहते हैं। और अपोज करने का गुण हर मैटर में पाया जाता है, लेकिन मैटर के अंदर अपोज करने का गुण प्लस सपोर्ट करने का गुण दोनों पाया जाएगा। हर मैटर के अंदर अपोज करने का गुण और सपोर्ट करने का गुण दोनों पाया जाएगा। अगर आप ऐसे समझना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि कोई भी जो मनुष्य होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव भी होता है और वो निगेटिव भी होता है। जो निगेटिव चीज है वही क्या है, डायामैग्नेटिज्म है। और ये गुण सबके अंदर होता है। हम आप में से हर व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी होती, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा जो निगेटिव नहीं हो। आजकल तो ऐसा वक्त ही चल रहा है कि निगेटिविटी भरमार पड़ी हुई है, लेकिन सबके अंदर निगेटिविटी होती है। पर अगर जिसके अंदर निगेटिविटी हावी हो जाती है, निगेटिविटी हावी होती है, वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। और जिसके अंदर सपोर्ट करने का गुण हावी हो जाता है वो पैरामैग्नेटिक या फेरो की कैटेगरी में चला जाता है। तो अगर आप दुनिया के अंदर पूछा जाए कि डायामैग्नेटिज्म क्या है, डायामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी टू अपोज एक्सटर्नल फील्ड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये प्रॉपर्टी सभी के अंदर पाई जाती है। तो डायामैग्नेटिज्म क्या है ये मैंने आपको समझाया। हर इंसान के अंदर इंसान भी है और शैतान भी है, समझ में आ रहा है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा ले जाओ तो निगेटिविटी अपने आप ओवर शैडो हो जाती है और आपकी निगेटिविटी अंदर दब जाती है। खत्म तो कभी नहीं होगी, निगेटिविटी हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी से निगेटिविटी को दबा देते हो। ऐसा ही होता है पैरा और फेरो में। पर डायामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी टू, तो डायामैग्नेटिज्म किस में पाया जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, सिर्फ सब्सटेंसेस में, फेरोमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक, सारे सब्सटेंसेस में पाया जाएगा डायामैग्नेटिज्म। ठीक बात है। तो विरोध करने का गुण ही डायामैग्नेटिज्म है। चलो अच्छी बात है।
अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें ये हावी हो जाता है। क्यों हावी होता है? क्या ऐसी बात है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में अपोज करने का गुण जो होता है वो हावी हो जाता है? समझिएगा, जितने भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और अगर आप उनके एक एटम को ले लें तो उनके एटॉमिक मैग्नेट का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है। फॉर वन एटॉमिक मैग्नेट मैं बात कर रहा हूं, फॉर वन एटॉमिक मैग्नेट, फॉर वन एटॉमिक मैग्नेट इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिनिंग वाला होगा तो एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग वाला भी होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? अब होता क्या है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अब अगर एक क्रिस्टल ले लोगे, एक टुकड़ा ले लोगे, इसमें जितने भी एटॉमिक मैग्नेट हैं, जब सबका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो इस क्रिस्टल का भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? 0। अरे भैया, जब हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो भैया पूरे क्रिस्टल का, अगर मान लीजिए ये डायमंड सब्सटेंस है, इसके हर एटॉमिक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 है तो क्रिस्टल का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आपने ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने से? ध्यान से समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, वो स्लो हो जाता है, उसकी स्पिनिंग स्लो। और जो अपोजिट में पैदा करने वाला है वो तेज घूमने लगता है। आप कहेंगे जी ऐसा क्यों? ऐसा समझने के लिए आपको लेंज लॉ समझना पड़ेगा। जिस वजह से पैदा होगा उस वजह का अपोज करेगा। अपोज करने का गुण सभी के अंदर मैंने कहा होता है, और इतना अपोज कर देता है कि सपोर्ट करने के ऊपर अपोज करने वाला हावी हो जाता है। यानी अगर मैं इन दोनों की वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं या एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट देखूं तो वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा हो जाती है। नहीं समझे आप? इनके पास एक एटॉमिक मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अब एक एटॉमिक मैग्नेट को उठाएंगे तो वहां पर एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, स्पिनिंग हो रही होगी, कैंसिल हो गया। अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो जो इलेक्ट्रॉन, जो स्पिनिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है वो स्लो हो जाएगा, और जो अपोजिट पैदा कर रहा है तेज हो जाएगा। तो अपोजिट में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डायामैग्नेटिज्म हावी हो जाता है। क्यों हावी होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओरिएंटेशन उसका फास्ट हो जाता है। तो क्लियर हो गई होगी बात आपको कि अगर एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ले हम और उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड डेवलप कर देगा। अगर अपोजिट में डेवलप करेगा तो जो नेट फील्ड होगी अंदर वो बाहर से कम हो जाएगी कि नहीं? कम हो जाएगी, निश्चित तौर से कम हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल है। आओ मैं आपको इसे मॉड्यूल में दिखाता हूं। ये देखो, these are the substance in which resultant magnetic moment is 0. Resultant magnetic moment of a या of यहां पर लिख लेना, of atomic magnet is 0. When external magnetic field is applied, those electron having orbital magnetic moment in the direction of external field slow down and those in opposite direction वो तेज हो जाते। ठीक, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो गया। ठीक, बात समझ आई आपके? नेट मैग्नेटिक मोमेंट बी के अपोजिट डेवलप हो गया। समझ में आ गया डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? यहां पर जो मैंने आपको दिखाया है
यहां पर स्पिनिंग दिखाई है ना, स्पिनिंग फास्ट हो जाती है ना, ये भी हो सकता है। ऑर्बिटल में देखोगे तो ऑर्बिटल वाला भी हो जाएगा। अरे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को देखो या स्पिनिंग को देखो, बात एक ही है, ठीक है। ऑर्बिटल वाला भी ऐसे हो जाएगा, उसमें ऑर्बिटल लिखा है इसलिए मैंने बता दिया ऑर्बिटल, ठीक है। अब होता क्या है इस तरह के मैग्नेटिक, जब डीएमएस का मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू। अब भैया विरोध करने का गुण है ना। अब जो बच्चा पढ़ाई का विरोध करता है तो वो कहां जाता है? इस मजबूत बच्चों में, तेज तर्रार बच्चों के साथ बैठता है, या घूमने फिरने वाले को अब भगेगा। क्यों? उसके अंदर की शैतानी उसके ऊपर हावी है, डायमैग्नेटिज्म हावी है। तो डायमैग्नेटिज्म किधर भागता है? स्ट्रॉन्ग से वीकर। जहां देखेगा पढ़ने वाला बच्चा है ना, कहेगा बड़का है पढ़ने वाले, बहुत अपने आप को पढ़ाकू समझ रहा है, वो भागेगा उसके पास जो घूमता है फिरता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की पहचान ही होती है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड इन यूट्यूब एक्सपेरिमेंट डीएमएस फाउंड ऑन। यूट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है? यही बना दे रहा हूं। यूट्यूब वो यूट्यूब नहीं जिस पे देख रहे हो। यूट्यूब का मतलब इस तरह का, अगर आप एक ट्यूब ले लो और उसमें कोई डीएमएस ले लो, डीएमएस मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहां एक मैग्नेट लगाओ, जूम और जूम, यहां एक मैग्नेट लगा दो, तो फट से क्या होगा कि ये जो अपना लिक्विड होगा वो नीचे भागेगा। क्यों? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी होगी ना, बोलो, यहां मैग्नेटिक फील्ड तगड़ी होगी तो ये इसके अपोजिट भाग जाएगा, दूर भागेगा। तो वही लिखा हुआ है कि इन यूट्यूब एक्सपेरिमेंट डीएमएस फॉल्स डाउन, डीएमएस नीचे भाग जाता है, ठीक है। चाहो तो ये फिगर बना लेना, याद ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है, ठीक है। द डीएमएस रिपेल्स अ मैग्नेट एंड रिपेल्ड बाई अ मैग्नेट। अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिए तो वो मैग्नेट को रिपेल करेगा और मैग्नेट से रिपेल भी होगा। क्यों? अपोजिट पैदा करेगा ना मैग्नेटिक मोमेंट। When DMS is kept in external magnetic field, lines of force are repelled or expelled and field inside the magnetic field gets reduced। मैंने अभी बताया था आपको कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तुलना में कम हो जाएगी। आपके यहां जब क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का डायग्राम बना देते हैं, पूछते हैं ये कौन सा मटेरियल है, तो जिसमें देखोगे लाइन बाहर ज्यादा है तो समझ जाना कि बाहर इंटेंसिटी ज्यादा है, और बाहर इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राइट। कहता है कि परमेबिलिटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो वैक्यूम से कम होती है। मतलब अंदर सोचो ना, अंदर से लाइन ये पास नहीं होने दे रहा है, उससे ज्यादा लाइन बाहर से पास हो रही है। तो अंदर से जब पेनिट्रेट कम हो रही है तो इसकी परमेबिलिटी कम हो गई ना बाहर की तुलना में, तो एयर की तुलना में परमेबिलिटी कम होती है। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी बाई में म्यू नॉट। जब म्यू कम है और म्यू नॉट ज्यादा है तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी भाई और बहनों। तो वही कहता है कि सिंस परमेबिलिटी ऑफ डीएमएस इज स्मॉलर देन एयर और वैक्यूम, रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1। ब्रैकेट में होगा म्यू आर लेस देन 1, ठीक। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ससेप्टिबिलिटी पढ़ाई थी अभी अभी, बराबर में म्यू आर -1 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये वैल्यू 1 से कम है अकॉर्डिंग टू पिछला वाला पॉइंट। रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम है इसकी। अगर इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम है, तो काईएम क्या होने वाला है? निगेटिव। काईएम क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो रिलेटिव जो वो होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज निगेटिव, ठीक। क्यों? रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है। दूसरी बात, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। यानी इस तरह का जो मैटर होगा, इसको गर्म करो चाहे ठंडा रखो, इसमें जितना मैग्नेटाइजेशन होना है, जिस हिसाब से होना है उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि टेम्परेचर कितना है। तो अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो चेंज नहीं हो रहा है, निगेटिव में है और चेंज नहीं हो रहा है, ठीक।
यहां पर कुछ एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वही भाइयों बहनों यहां हमने लिखवाया है। बिस्मथ है, कॉपर है, लिड है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है। दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर और सोडियम क्लोराइड। आप लोगों ने सुपर कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा। सुपर कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, रेजिस्टेंस कह लो नहीं होता है। जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो एक्सोटिक डीएमएस होते हैं, खास किस्म के डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक, एकदम पक्के शैतान है मैग्नेटिज्म के लिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए पक्के शैतान है। इनका काईएम -1 के बराबर होता है और रिलेटिव परमिटिविटी 0 होती है। पक्के शैतान। इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मीजनर्स इफेक्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे है, मीजनर इफेक्ट। क्लियर? और एक आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। मैंने बताया ना यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी पाई जाएगी और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी पाई जाती है। क्लियर है आप सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक। तो ये कहानी किसकी रही? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की और डायमैग्नेटिज्म की। इसी में से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिल जाना है भाई और बहनों, विदाउट एनी इफ, विदाउट एनी बट। आइए मामले को बढ़ाते हैं आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। समझिए क्या है। सबसे पहली बात, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर खासियत यह होती है कि इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यानी कोई भी, अगर आप एटम ले लो, ये लो एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन इस तरह का होता है कि इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब आपने एक पीस लिया, एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़े में तमाम तरह के एटॉमिक मैग्नेट्स हैं। जिस एटॉमिक मैग्नेट को कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर मैग्नेटिक मोमेंट है, ऐसा बिखरा होता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, यहां पर 0 होता है। देखो ऐसे बिखरा हुआ है ना, ठीक? क्लियर भाई और बहनों? जब आप इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में डालते हो, जैसे यहां पर देखो डाला गया है, जब एक्सटर्नल फील्ड में डालते हो तो होता क्या है कि ये सारे एटॉमिक मैग्नेट अलाइंड होते हैं। अच्छा एक बात और है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये एटॉमिक मैग्नेट्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट तो है, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ओरिएंटेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक? यानी एक दूसरे का ओरिएंटेशन से एक दूसरे कोई लेना देना नहीं है। कोई इधर घुमा, कोई इधर घुमा, कोई जहां घुमा है, जिसको जैसे घूमना घूमू, कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाए, ये सब मान लो कोई इधर घुमाता, कोई इधर घुमा, सब ऐसे से घूमेगा एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। टॉर्क लगेगा इनको? अरे भाई मैग्नेटिक डाइपोल ही तो है ये एटॉमिक मैग्नेट। टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, घूमते घूमते। तो अब ये नहीं कि एकदम अलाइंड हो जाते हैं, कुछ एकदम अलाइंड हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टेढ़े भी रहते हैं, मिला जुला करके एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। पर खासियत यह है कि जैसे ही इसको स्विच ऑफ करोगे, यानी बंद करोगे, ये वापस अपना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। यानी मैग्नेटिक मोमेंट तभी तक है जब तक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड खत्म, मैग्नेटिक मोमेंट खत्म। ये इसकी खासियत है, खासियत कह लो, राइट? क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है? नहीं। जब तक बाहरी है तब तक। कुछ लोग होते हैं ना क्लास के अंदर, बच्चों की भी 3 कैटेगरी है, एक डायमैग्नेटिज्म, एक पैरा, एक फेरो। डाया कौन? टीचर का सुन ही नहीं रहा है, वो अपना अपोजिट ही मैग्नेटाइज हो रहा है, कुछ और ही मैग्नेटाइज हो रहा है। दूसरा बच्चा वो है जब तक टीचर है तब तक पढ़ेगा, टीचर गायब, उसकी शैतानी शुरू, वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जब तक टीचर रहेगा, हाँ एकदम बिल्कुल चीर देंगे, फाड़ देंगे, आसमान खोद देंगे, धरती फाड़ देंगे, एकदम बिल्कुल क्रांति ले आएंगे, उसका टीचर गायब, वो भी गायब। किसी के मारने पीटने से ही पढ़ाई करता, खुद से पढ़ाई नहीं करता वो। ठीक? उसके बाद क्या होगा?
तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल पॉजेस होगा, पासेस नहीं पॉजेस, ओ होगा, पॉजेस परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट initially due to random orientation net magnetic moment is zero when it is kept in external magnetic field atomic magnets are aligned in direction of external field and a net magnetic moment get produced on PMS। जब एक्सटर्नल फील्ड रिमूव किया जाएगा तो अलाइनमेंट इजीली डिस्टर्ब होगा और फिर से मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। मैंने बताया ना पैरामेट्रिक 3 तरह के बच्चे हैं, डाया पैरा फेरो, अब आप तय करना आप कौन से वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है ना। और ये बच्चा जो पैरामैग्नेटिक बच्चा होगा वो कहेगा तेज बच्चा, सबकी एकदम बढ़िया से बात सुनेगा। जितना सिलेक्टेड बच्चा है ना सबकी स्टोरी देखेगा यूट्यूब पर, लेकिन देखेगा जितनी देर उतनी ही देर एक्साइटेड होगा, उसके बाद फिर चला जाएगा, है कि नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक, अच्छा यूट्यूब का अगर एक्सपेरिमेंट करो, यूट्यूब ये लो, यूट्यूब लो, यू शेप का ट्यूब भैया, और यहां पर अगर मैग्नेट लगा दोगे तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड ऊपर मिलेगी ना मैग्नेट के करीब, ठीक है, पास में आ गई तो ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, इसकी जो पीएमएस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अट्रैक्ट होती है, यानी अंदर फील्ड ज्यादा होगा ना इसके। अरे भैया जब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में हुआ है तो नेट फील्ड क्या होता था, याद करो, बी नॉट प्लस में बी इंड्यूस, ठीक। तो अंदर फील्ड ज्यादा आएगी, अट्रैक्ट होगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, अगर अंदर लाइंस ज्यादा है तो परमिएबिलिटी जो होगी इसकी म्यू नॉट से ज्यादा होगी कि नहीं, और परमिएबिलिटी अगर म्यू नॉट से ज्यादा होगी तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, म्यू आर माइनस 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 से ज्यादा हो गई तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आ जाएगी, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव। साथ में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है भाई और बहनों। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पर के लिए एक क्यूरी का लॉ है। क्यूरी का लॉ कहता है जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट सी बाई टी, यानी ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तापमान होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहां आपको दिख रहा है ससेप्टिबिलिटी इनवर्स रिलेशन में, ठीक। अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा दोगे तो हो सकता है कभी निगेटिव भी हो जाए ससेप्टिबिलिटी। तो बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पीएमएस किस में बदल जाता है? डीएमएस में बदल जाता है, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यह कहानी रही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। क्लियर? अब हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, और बात करने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिक। ये आखिरी कैटेगरी है हमारी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है समझिए। होता क्या है कि इस सब्सटेंस के अंदर भी हर एटॉमिक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन यहां पर जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं वो गुटबाजी किए होते हैं, वो गुट में होते हैं, मतलब ग्रुप में होते हैं, और इनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। यानी ये कहते हैं कि जहां तुम वहां हम, सब साथ साथ घूमेंगे वरना नहीं घूमेंगे। ये जो इलाके होते हैं, ये जो रीजन्स होते हैं जिनमें एक जैसे एटॉमिक मैग्नेट्स, एक जैसे ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक मैग्नेट्स पाए जाते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। तो आपसे पूछा जाता है डोमेन का कॉन्सेप्ट किस में अप्लाई होता है जी? जवाब है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन पाया जाता है। जब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये डोमेन घूमता है, ये डोमेन ओरिएंट करता है, और ऐसा पाया गया कि जो डोमेन पहले से, जैसे देखो बी राइट साइड में लगा है कि नहीं लगा है,
ये वाला डोमेन देखो पहले से राइट साइड में, जो डोमेन पहले से उस डायरेक्शन में था वो साइज में बड़ा हो जाता है। यहां देखो बाउंड्री हो गई, एक्चुअली वो डोमेन की बाउंड्री खिसक जाती है और वो डोमेन बड़ा हो जाता है, और जो डोमेन अपोजिट में था वो छोटा हो जाता है, और सारे डोमेन एक डायरेक्शन में घूम जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है डोमेन को घुमाना, बड़ा मुश्किल होता है ना घुमाना, पर एक बार घूम गए तो हिलाना भी मुश्किल। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फर्क यह है कि वहां पर एटॉमिक मैग्नेट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट थे, पर फेरोमैग्नेट में ऐसा नहीं है, उनका गुटबाजी होती, गुटबाजी करके डोमेन बना लेते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि इन दीज सब्सटेंसेस एटम पॉजिट डाइपोल मोमेंट एंड अ ग्रुप ऑफ सच एटम हैविंग कॉमन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज डोमेन. When external field is applied, orientation of domain occur. The domains already oriented in the direction of external field grow in size and rest shrink in size as a resultant magnetic moment. इसकी वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है. इसकी भी खासियत वही है, यह वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है. अगर वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है तो इसका सीधा मतलब है यूट्यूब में ये राइज अप कर जाएगा. यूट्यूब में क्या करेगा, ये भाग के ऊपर चला जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा. ठीक, एक बार इसको मैग्नेटाइज कर दिया आपने, फील्ड हटा दिया, तो ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. राइट हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है, कुछ में ऐसा भी होता है जो डिमैग्नेटाइज भी हो जाता है, कुछ में रहता है, कुछ में नहीं भी रहता है. ठीक है, तो सारे में नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा इससे पास होती है, इसके अंदर बहुत स्ट्रांग फील्ड होता है, बाहर बहुत कम फील्ड मिलेगी. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो परमेबिलिटी होती है इसकी मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होती है. बाहर की तुलना में इसके अंदर बहुत लाइनें घनी होती, तो इसकी परमेबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा होती है. तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू बाई म्यू नॉट. जब ये बहुत ज्यादा है म्यू नॉट से, तो ये रेशियो जो होगा यानी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो एक से बहुत ज्यादा होगी, मच ग्रेटर देन 1 होती है. तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1. आगे बढ़ते हैं इसी बात पे. रिलेटिव परमेबिलिटी के बाद ससेप्टिबिलिटी की बात आती है. अब आप समझ चुके होंगे ससेप्टिबिलिटी बहुत पॉजिटिव होगी. भाई और बहनों, ससेप्टिबिलिटी बराबर में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1. ससेप्टिबिलिटी बहुत पॉजिटिव होती है और ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होती है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाएगी. अब ससेप्टिबिलिटी बहुत पॉजिटिव थी, वेरी पॉजिटिव थी, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, घट के लेस पॉजिटिव हो गई. और लेस पॉजिटिव किसकी होती है बताओ, ये एफएमएस की वेरी पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव होती है पीएमएस की यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की. क्या मतलब है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. एक खास टेम्परेचर पे ये घटना घटती है, उस खास टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. क्या कहते हैं, सॉरी क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल कह रहा हूं, क्यूरी टेम्परेचर. इसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर पे एफएमएस यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर. अच्छा, हमने टेम्परेचर बढ़ाया एक सर्टेन पे, वो पीएमएस में कन्वर्ट हो गया. अगर हम उस टेम्परेचर के आगे बढ़ें और बढ़ाएं टेम्परेचर, तब क्या होगा, तब और ससेप्टिबिलिटी कम होगी. क्यूरी टेम्परेचर के आगे ससेप्टिबिलिटी का जो बर्ताव है, उसके लिए जो लॉ है, उस लॉ का नाम है क्यूरी-वीज लॉ. क्या नाम है, क्यूरी-वीज लॉ. क्यूरी-वीज लॉ कहता है ससेप्टिबिलिटी एबव क्यूरी टेम्परेचर, ये जो T है दैट इज ग्रेटर देन TC. इट इज रिलेटेड एज लाइक दिस, XM बराबर C बाई T माइनस TC. यानी XM यानी काईएम कह लो, XM कह रहा हूं, काईएम ससेप्टिबिलिटी इनवर्स रिलेशन रखती है इसके साथ, और ग्राफ ऐसा आएगा. भैया इनवर्स रिलेशन है ना,
टीसी के बाद की कहानी, टीसी के पहले की कहानी नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूरी लॉ किसके लिए था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी लॉ नहीं है, क्यूरी वीज लॉ है। क्यूरी वीज लॉ। तो जिस टेम्परेचर पे एफएमएस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीएमएस इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। एग्जांपल के तौर पे आयरन है, निकिल है, गैडोलिनियम है, कॉपर है, और आयरन के जो डेरिवेटिव्स है वो सब स्टील हो गया, और भी एल्निको है, एल्निको एक अलॉय है, वो भी फेरोमैग्नेटिक है, राइट। तो 2-3 पॉइंट मैं जल्दी जल्दी बात कर लेता हूं डीएमएस, पीएमएस और एफएमएस में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव, पैरामैग्नेटिक की लेस पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक की वेरी पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी डायमैग्नेटिक की लेस देन 1, पैरा की ग्रेटर देन 1, फेरो की मच मच ग्रेटर देन 1। डायमैग्नेटिज्म क्या है, पैरामैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, समझ में आया कि नहीं आपके? इसका मतलब एक बात क्लियर हो रही है, परमानेंट मैग्नेट कौन बनाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से डायमैग्नेटिक भी होते हैं, पैरा भी होते हैं और फेरो भी होते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने डोमेन को ही ओरिएंट कर देते हैं, अपनी विचारधारा, अपनी सोच समझ को भी बदल देते हैं, और बदलने के बाद वो खुद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कहानी थी मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर की। मैंने उसका रीजन बताया, उसकी कैटेगरी बताई, और कैटेगरी क्यों शो हो रही है उनके बारे में बताया, उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इसके आगे 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं मैग्नेटिज्म के लिए, हिस्टैरिसीस और अर्थ मैग्नेटिज्म, वो हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे। इसके साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, भगवान आप सबकी रक्षा करे। थैंक यू वेरी मच।